प्रकृति से जुड़ा पर्व। छठ हमारी प्राचीन परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा। छठ सूर्य को समर्पित पर्व। छठ शरीर और मन को पूरी तरह जिसमें साधना पड़ता है। छठ पर्यावरण के अनुकूल एक पर्व। छठ अब भी बहुत कुछ कहना बाकी है। ये कोशिश। छठ पर्व का उल्लेख वैदिक परंपरा से ही मिलता है। ऋग्वेद में प्रकृति पूजा और सूर्य पूजन का उल्लेख मिलता है। सूर्य पूजन, उषा पूजन किया जाता है और आर्य संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस पर्व को भगवान सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु इत्यादि को समर्पित किया जाता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ इन दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातःकाल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। छठ को लेकर कई प्रकार की कहानियां हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो छठी मैया यानी षष्ठी देवी, इनको सूर्य की बहन भी बताया गया है और ईश्वर की पुत्री देवसेना मानी गई है। इनको संतानों की अधिष्ठात्री देवी यानी रक्षक भी माना जाता है। कहते हैं कि त्रेता युग में श्री राम ने सीता के साथ अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को सूर्योपासना की थी। महाभारत काल में कुंती द्वारा विवाह से पूर्व सूर्योपासना से पुत्र की प्राप्ति यानी कर्ण के जन्म से इसे जोड़ा जाता है। द्रौपदी ने भी सूर्य की उपासना की थी और दानवीर कर्ण जो कि सूर्य पुत्र ही थे, वो भी सूर्य के उपासक थे और अर्घ्य देने की जो परंपरा है, कहते हैं इसकी शुरुआत कर्ण ने ही की थी। छठ शब्द षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय खाए से शुरू होने वाले इस व्रत के दौरान छठ व्रती स्नान एवं पूजा पाठ के बाद शुद्ध अरवा चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्जी ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है। इसके बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठ महापर्व के तीसरे दिन शाम को व्रती डूबते सूर्य की आराधना करते हैं और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पूजा के चौथे दिन व्रतधारी उदित होते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ्य समर्पित करते हैं। इसके बाद 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है और व्रती अन्न जल ग्रहण करते हैं। छठ का वैज्ञानिक महत्व। षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इसके कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। यानी षष्ठी के दिन जो छठ का पालन हम लोग करते हैं, पूजा करते हैं, उसके कारण ये कुप्रभाव कम होते हैं। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभावों से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। छठ सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, विश्वास का भी पर्व है, पारिवारिक एकता का भी पर्व है। यह
नौकरी के लिए या किसी अन्य कारण से परदेश गए बच्चों को बुलाने का पर्व है। यही कारण है कि छठ के दौरान ट्रेनें खचाखच भरी रहती हैं। ये ऐसा पर्व है जिसमें सारा भार सिर्फ स्त्री पर नहीं है, बल्कि घर के हर सदस्य को इसकी तैयारी में लगा आप देख सकते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। घर के पुरुष छठ का प्रसाद बनाने में सहायता करते देखे जाते हैं और घाट पर भी दौरा पहुंचाने में या अन्य कामों में मदद करते हैं। जैसा कि छठ के कई लोकगीतों में इसका उल्लेख भी मिलता है और कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये वे सारे काम अपनी खुशी से करते हैं। उनको बताना नहीं पड़ता है, उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है, उन पर कोई दबाव नहीं होता। छठ जाति पाति के भेद को दूर करने वाला भी पर्व है। एक गीत देखिए। छोटी रे मोटी डोमिन बेटी के लामी लामी केश, सुपुआ ले आईहा रे डोमिन अलग के बेर। छोटी रे मोटी मालिन बेटी के लामी लामी केश, फुलवा ले आईहा रे मालिन अलग के बेर। जाहिर है कि इसमें सभी जातियां जो हैं अपने ऊंच नीच के भेदभाव से परे इस पर्व में पूरी तरह शामिल हैं। बिहार के कई इलाकों में मुसलमान भी ये व्रत करते हैं और पूजा में जो सामग्री प्रयुक्त होती है वो इन्हीं जातियों द्वारा बनाई गई है। छठ में किसी प्रकार के अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं है। जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जितनी चादर, वो वैसे ही पूजा कर सकता है। छठ लैंगिक समानता का भी पर्व है। एक ऐसा पर्व जिसमें पुत्री की कामना की जाती है। एक लोकगीत देखें। सांझ के देबई अरगिया और किछु मांगियो जरूर, पांचों पुत्र एक धिया, धियवा मांगियो जरूर। यह धिया जो शब्द है वो बेटी के लिए प्रयुक्त हुआ है। छठ के पारंपरिक गीतों में भी छठी माता से बेटी देने की प्रार्थना की जाती है और दामाद भी पढ़ा लिखा चाहिए। एक गीत जो बहुत लोकप्रिय है उसके बोल देखें। रुनकी झुनकी बेटी मांगीला, पढ़ल पंडितवा दामाद, छठी मैया दर्शन दीही ना आपन। यानी खेलती कूदती बेटी और पढ़ा लिखा दामाद चाहिए। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज जिस स्त्री साक्षरता और पढ़ाई की बात की जाती है वो हमारी परंपरा में बहुत पहले से भी है और यहाँ इस पर्व में स्त्री की सिर्फ पूजा ही नहीं की जाती बल्कि उसकी एक सक्रिय भूमिका है। उसके जन्म की कामना है, पुत्री की कामना है और धनवान नहीं बल्कि पढ़े लिखे दामाद की कामना भी व्रती करती है। इसलिए छठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठ धार्मिक पाखंडों को तोड़ने वाला पर्व है। यहाँ पर किसी प्रकार के पुरोहित या पंडित की प्रधानता नहीं है। ये पूजा एक साधारण इंसान खुद ही कर सकता है। उसे किसी गुरु की अभ्यर्थना की जरूरत नहीं पड़ती और सेवा और सहयोग के लिए भी आसपास के लोग ही काफी होते हैं। जाहिर है ये सामूहिक चेतना की जो हमारी भावना है और संयुक्त परिवार की जो परंपरा है उसे और मजबूत करने वाला पर्व है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी के किनारे अर्घ ध्यान की जो उपयुक्त परंपरा है वह सरकार की राह नहीं जोती। इसके लिए आम आदमी खुद ही आगे आता है और खुद ही अपना ये कार्य करता है। अगड़ी और पिछड़ी जातियों का जो भेद है वो छठ परंपरा के दौरान खो जाता है। हिंदू और मुस्लिम और अब तो विश्व में हर जगह पर यह पर्व
हर भेदभाव को तोड़कर मनाया जा रहा है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है, उसके योगदान को भी याद किया जाता है। एक कृतज्ञता की भावना से ओतप्रोत है छठ। छठ को लेकर आज कई तरह की बातें कही जा रही हैं। पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अनुकूल इस पर्व को पर्यावरण के लिए खतरा बताने वाले लोग भी अब आ गए हैं। जानबूझकर मीडिया में इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि छठ प्रकृति के सबसे ज़्यादा निकट रहने वाला एक पर्व है, जहां सूर्य की उपासना होती है। जो पर्व मिट्टी से जो जुड़ा हुआ है और कृषि और पर्यावरण के साथ आर्थिक प्रगति की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी है। छठ एक ऐसी पूजा है जहाँ पर ज़्यादातर हम बांस, मिट्टी से बने हुए सूप और दौरा के साथ जो बर्तन होते हैं उनका उपयोग करते हैं, और इस दौरान घाट की सफाई होती है। धरती से उपजी हुई जो फसलें होती हैं, जो फल सब्जी होती हैं, इस दौरान वही प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं। जो गेहूं भी होता है वो खुद घर में ही धोकर सुखाया जाता है, या और उससे जो ठेकुआ बनता है वो पूरी तरह शुद्ध होता है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सूप जो है वो बांस का बना होता है। दौरा, टोकरी, मौनी, मिट्टी से बना हुआ जो दीप, चौमुखा, पंचमुखी दिया, कंद मूल फल, ईख, सेव, केला, संतरा, नींबू, नारियल, अदरक, हल्दी, सुथनी, पानी फल, सिंघाड़ा, चना, चावल, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे कृषि क्षेत्र को मजबूत करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि छठ के दौरान इनकी मांग बढ़ जाती है। दूसरी बात, पूजा में जो सामग्री उपयुक्त होती है, जो प्रयोग में लाई जाती है, वो ऐसी होती है कि जो पानी में घुल जाती है या पानी में ख़त्म हो जाती है, या फिर उनको निकालकर उनकी खाद बनाई जा सकती है। ऐसे में यह कहना कि छठ पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, एक बकवास के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारे देसी फलों और देसी फसलों, देसी परंपरा को लेकर हमारी जो जातियां हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको रोजगार देने का काम करने वाला पर्व है। इसलिए छठ सबसे अलग है। सोशल मीडिया के दौर में छठ अब लोकल पर्व नहीं रहा, छठ एक ग्लोबल पर्व बन गया है, और प्रवासी बिहारी अपने साथ हर जगह अपनी संस्कृति को लेकर गए हैं। चंपारण टॉकीज का जो वीडियो आया था पिछले कुछ साल पहले, जिसमें शारदा सिन्हा की आवाज़ में हमने पहले पहल हम कैली, ये गीत जो आया था, इसने इस मानसिकता को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इस बार भी जो गीत आया है वह कोरोना काल के दौरान पोखरों की सफाई की बात करता है और सामाजिक दूरी की भी बात करता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि भोजपुरी और भोजपुरी गीतों की छवि को पलटने में छठ गीत एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि नए लोग सामने आ रहे हैं, नई कल्पना लेकर सामने आ रहे हैं, और नतीजा ये है कि अश्लीलता को जनता ने नकारना शुरू कर दिया है, और ऐसे जो गायक हैं वो अपने गीतों को सुधारने पर मजबूर हो गए हैं। अब तो स्थिति ये है कि लंदन में भी छठ होने लगा है और ईरान से भी छठ के गीतों की आवाज़ आने लगी है। जाहिर है कि इस ग्लोबल संस्कृति का प्रभाव बिहार पर पड़ा है, बिहार की संस्कृति पर पड़ा है, बिहार के आम जीवन पर पड़ा है, और लोग अब समय के साथ चलना सीख रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। ये ज़रूरी है कि हम अपनी परंपराओं का सम्मान करें, कुरीतियों को हटाकर
समय के अनुसार पर्वों को बदलकर हम उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि अगर हम खोने जाएंगे और प्रतिबंध लगाने जाएंगे तो अंत में हमारे हाथ खाली ही रह जाएंगे। और ये बात हमारे देश की अदालतों से लेकर हमारे देश के आधुनिक अंग्रेजीदा मीडिया को समझने की ज़रूरत है। और साथ ही ज़रूरत है कि जो स्थानीय पत्रकार हैं और मीडिया कर्मी हैं या बुद्धिजीवी हैं या साहित्यकार हैं, अपने अंदर वो आत्मविश्वास ले आए कि गलत को गलत और सही को सही कहकर अपनी परंपराओं का रक्षण करें, तभी हम टिकेंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर आपके सामने होंगे। नमस्कार।